मियाँ साहब, मैं ये हमलों की तो बाद में बात करूंगा, मगर आपके पास कोई आज नई डेवलपमेंट्स हैं जनाब फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के ज़िमन में, तो वो हमें ज़रा बताइएगा क्या और इल्ज़ामात हैं, कहाँ कहाँ उनके राब्ते थे और किस किस से वो मिल रहे थे यक वक्त? कहा जाता है कि 3 तरफ थे उनके राब्ते, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा मियाँ साहब। कायद साहब, कहानी बड़ी दिलचस्प भी है और तशवीशनाक भी है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी जो है, एक तो ये बात है कि वो कल नहीं हुई, 8 अगस्त को हुई थी और चकलाला से हुई थी। अब जनरल फैज़ हमीद की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है जब वो DGC थे और उनको जो मबजूल कराया, तो उनकी तवज्जो टॉप सिटी की जानिब, वो उनके भाई नजफ हमीद जो हैं उन्होंने कराई थी। एक दरख्वास्त दी गई थी वहाँ पर वजारत दिफा में कि जो हाई राइज बिल्डिंग है वो एयरपोर्ट की वजह से उसको हाई राइज बिल्डिंग जो है उनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, और इसका NOC जो है वो दोनों सोसाइटियों का जो दाएँ बाएँ हैं उनका जो है वो कैंसिल किया जाए। तो वजारत दिफा ने रोक दिया था ये काम। तो उस वक्त जो उनके भाई जनरल फैज़ हमीद के नजफ हमीद हैं, वो उनके पास आए, उन्होंने कहा कि पार्टियां तैयार हैं, आप काम करवाएं और पैसे मिलेंगे। तो वो पहली जो है वो कंसाइनमेंट उठाई थी जो इल्ज़ाम है, और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है कि जनरल फैज़ हमीद जो थे, ये जब ये कहानी खुल रही है तो उसमें ये सामने आ रहा है कि वो 3 कश्तियों का सवार थे। वो बेयक वक्त नवाज शरीफ से भी राब्ते में थे, बेयक वक्त इमरान खान में भी राब्ते में थे, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी राब्ते में थे। एक जानिब जब वो DGC थे तो उसका उनका जो कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया पन्नू आकल, तो वहाँ से वो बगैर बताए हुए निकलते थे। ये भी ज़रा कहते हैं कि बगैर बताए हुए, क्योंकि जो GOC होता है वो बताए हुए बगैर नहीं निकल सकता। और वो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मिलते थे और उनको अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते थे और उनको कहते थे कि मुझे दोबारा ले आएँ, मैं आपका वफ़ादार हूँ और आपके लिए काम करूँगा। फिर वो दोबारा ले आए तो फिर फैज़ाबाद धरना जो है वो शुरू हुआ और फिर उन्होंने उसका अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया। और उसी दौरान जो है वो इमरान खान के साथ भी वो राब्ते में थे। इमरान खान वज़ीर आज़म बनने वाले थे और उनको वो वज़ीर आज़म बनाने वाले थे। फिर उसके बाद साथ साथ जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो जनरल बाजवा, जो उनको अपना बेटा भी कहते थे, तो उनके साथ भी उसी तरह का राब्ता था। तीनों को वो अलग अलग मिलते थे और तीनों को अलग अलग कहानियाँ सुनाते थे। और वो कहानियाँ ये सुनाते थे कि एक को कहते थे मैं आपका वफ़ादार हूँ, दूसरे को कहते थे कि आप वज़ीर आज़म रहेंगे, आप ही इनको तुन के रखें अपोजिशन को। और जनरल बाजवा को कहते थे कि मैंने आपकी एक्सटेंशन करवानी है, और फिर उनको कहा कि मैंने करवाई है। और फिर मुस्लिम लीग नून को जो है वो दावत दी कि आप हुकूमत बनाएं। फिर उसके साथ इमरान खान को कहा कि मुझे आर्मी चीफ ले आएँ तो मैं जो है वो आपको प्रोटेक्ट करूंगा और जब तक आप चाहेंगे हुकूमत करेंगे। ये तीनों फरीकों के साथ बेयक वक्त वो राब्ते में थे और तीनों से ही चीट कर रहे थे। और ये ज़रा कहते हैं कि जिस दिन जो तारीख बताई जा रही है, अच्छा मियां साहब, मैं आपसे बात को जारी रख, हमें ज्वाइन किया है जनाब एतजाज़ अहसन साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। थैंक यू वेरी मच एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बड़ी एक हाई प्रोफाइल, और ये पाकिस्तान में इस तरह की रवायतें कम हैं। मैं अभी देख रहा था 2-3 जर्नैल हैं जिन्हें सज़ा हुई, जिनमें 4 स्टार एक थे और बाकी मेरे ख्याल में 2 स्टार थे, सॉरी 3 स्टार और फिर 2 स्टार थे। आप इस डेवलपमेंट को क्या समझते हैं? और फिर हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि एक अरसे से आर्मी की इंटरवेंशन ख़त्म हो चुकी है सियासत में, तो इसकी क्या कोई पॉलिटिकल फॉल आउट भी होगी? क्योंकि ये सारे इदारे खासे एक दूसरे के अंदर तक हैं पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में। एतजाज़ अहसन साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? इसको मैं तो कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं समझता हूँ। ओके, सिग्निफिकेंट अगर ये इदारा चाहे कि अकाउंटेबिलिटी हो और उससे इस्लाह हो और लोगों को पता लगे कि इस्लाह हो रही है, थप्पड़ मारते रहें, टॉर्चर करते रहें, जो गिरफ्तार 12वीं मरतबा गिरफ्तार करते हैं, जब 11 मरतबा वो रिहा होती हैं, और जिन्होंने ये यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी कैंसर सर्वाइवर 85 ईयर ओल्ड को पकड़ के रखा हुआ है, ये इनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो सबकी। फिर मैं कहूँगा एक जनरल को उठा लेना कि जी हमने बड़ा बड़ा काम कर दिया, एक 3 स्टार जनरल को उठा लिया। 3 स्टार जनरल को बड़े आसाइश में रखेंगे,
बेशक रखे, मुझे उससे कोई कलाम नहीं, पर कोई समझे कि उस वो चक्की पीस रहा होगा अंदर बैठा, बिल्कुल नहीं। और 3 स्टार इस जनरल के साथ हमारा लव है, हेट रिलेशनशिप रहा है। हम सिविलियंस का, कभी इमरान इसके मुतमईन नज़र थे, फिर मियाँ साहब हो गए, फिर इमरान, मियाँ साहब ने गुजरांवाला में नाम लेना शुरू कर दिया, फिर बाजवा साहब को बीच में छोड़ दिया, वरना बराबर का उनको मुल्ज़िम बताते थे। ये इसमें कोई नई बात। मेरा एक सवाल है सर, थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा, बात करें इसमें, थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा जी। कि अभी जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज पर जो इल्ज़ाम है वो 9 मई का भी है, तो क्या आप समझते हैं कि अगर 9 मई का इल्ज़ाम उन पर साबित हो जाता है या उनकी गिरफ्तारी से पीटीआई को कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? क्योंकि अगर उनका इल्ज़ाम जो है वो साबित हो जाता है तो फिर पीटीआई के वो लोग जो कि वो इमरान खान कहते हैं कि हम उसमें मुलव्वस नहीं थे, और इधर से ये समझा जा रहा है जो उन पर इल्ज़ाम है कि वो प्लानर में से शामिल थे, तो पीटीआई को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, सियासत में आप किसी पे ट्रायल चला ले, कोई ट्रायल कोई कर ले, अगरतला का भी ट्रायल चलाया था, ज़ियाउल हक ने हज़ारों ट्रायल किए थे, पीपल्स पार्टी के लड़कों के फांसियों पे भी लटका दिया था, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स के फैसले। और समरी ट्रायल तो यूं, वो उस्मानी साहब, हमारे निसार उस्मानी सीनियर जर्नलिस्ट थे, क्या शाइस्ता शख्स था, साफ शफाफ, उसको 2 मिनट में उन्होंने सेंटेंस कर दिया टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। मैं खड़ा था और वो मुझे भी कर देते, पर उन्होंने देखा कि ये काले सूट में है, तो ये इन्होंने ये चीज़ जो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एटमॉस्फेरिक कि जी एक बड़े जनरल को पकड़ लिया, तो बड़े जनरल को पकड़ना जो है क्या बेहतर है आप नुकसानदेह साबित हो? नुकसानदेह जो है जनरल फैज की तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह साहब नहीं। मैं अगर इसको रीफ्रेज करूं सवाल को एतजाज साहब, कि यानी जब तक एक पार्टी की जमीन पर एक वो पॉपुलैरिटी मौजूद है या बढ़ रही है, आप ये कह रहे हैं कि ऊपर से जो आप कोई इंतजामी दाएं बाएं करते हैं, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू सर? हाँ, इट मेक्स नो डिफरेंस। उनको फायदा ही है, उनकी मकबूलियत बढ़ेगी, और मकबूलियत के आगे बिल आखिर कबूलियत झुक जाती है, बिल आखिर ये होता है। अब इनको देखें, आप मुझे बताएं कि किसी वक्त भी जब से इन्होंने हुकूमत बनाई और संभाली है, किसी वक्त भी ये इन्होंने आपने नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को मुस्कुराते देखा है? ये तो इस तरह जैसा हॉस्टेज है। आप ये देखें, आप कहते हैं मीडिया आज़ाद है, मीडिया इस मीडिया पे छोड़ दें पीटीवी को, आपके जितने इंडिपेंडेंट चैनल हैं, आपका भी इंडिपेंडेंट चैनल, कोई एक उनमें से बानी तहरीक इंसाफ का असल नाम लेता है? कोई नहीं लेता। मैंने तो सुना ही नहीं। अब इमरान खान नियाज़ी साहब हम ले लेते हैं कभी कभी। नहीं, वो नियाज़ी लगा के देते हैं ना, वो भी ताकि उसको एक्सप्लेन किया जा सके कि हमने उसकी इसका मैं लीगल पहलू पूछूंगा, फिर मैंने दूसरा इशू बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें अकील अब्बासी साहब का एक नोट आया है, क्या इख्तलाफी। ये फरमाइए कि ये जो चार्जेस हैं जो फ्रेम किए गए हैं, ये फील्ड कोर्ट मार्शल क्या होता है, या ये इसके क्या मैक्सिमम सजा हो सकती है एतजाज अहसन साहब? और क्या जो ये जुर्म हुआ है, इसकी जाहिर है ये आइसोलेशन में तो नहीं हुआ, इसके नीचे ऊपर भी तो कोई होगा। व्हाट विल बी दी इसकी क्या होगी फॉल आउट? ये अकेले सिंगुलर हो सकते हैं या और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? आपने वक्त को बदलते भी देखा है। आपने देखा है कि इन्हीं अदालतों ने परवेज मुशर्रफ को फांसी की सज़ा दी थी। वो भाग गया दुबई, वापस नहीं आया, ना वो आ सकता था। उसके बाद
पाकिस्तान, और वो अदालतें वहीं डटी रहीं। ये काम जो है अब सुप्रीम कोर्ट में, ये देखें, ये जो अदालतें इन्होंने फौजी अदालतें अब लगाई हैं, इन फौजी अदालतों को 5 जजेस के बेंच ने कलअदम करार दे दिया था और ये ख़त्म हो गई थी। फिर फौज और गवर्नमेंट ने अपील की, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अपील की सुप्रीम कोर्ट को कि लार्जर बेंच बना के हमें इनको वैलिडेट करें। अब लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच के सामने इन्होंने कहा कि जी हम अब स्टे तो नहीं हो सकता, नहीं मानते, नहीं, आप इतना स्टे कर दें कि हम ट्रायल चला लें तो फैसला नहीं सुनाएंगे। अदालत ने ये इजाज़त दी, अदालत ने, कि आप ट्रायल कर रहे हैं, फैसला नहीं सुनाएंगे। अब फिर ये आए दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट पे कि जी हमने 20 आदमी जो देखे हैं इन 100 में से, वो 20 आदमी बेगुनाह हमें लगते हैं, हम उनको छोड़ना चाहते हैं, पर आपने हुक्म दिया हुआ है कि फैसला नहीं देना, तो हमें इजाज़त दे कि हमें फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पूछा, मैंने कहा जितने निकलते हैं मुझे तो बड़ी खुशी है, पर मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटता हूँ कि ये इनकी भी डिटेंशन इलीगल थी और उसको मैं चैलेंज किए रखूँगा, पर इनको ये छोड़ना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई एतराज़। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हद लगा दी कि अब इतने छोड़े, बाकी आपको। अब सुप्रीम कोर्ट की जब तक इजाज़त नहीं मिली ये नहीं आगे चल सकते। सुप्रीम कोर्ट जिसको डीलेजिटिमाइज कर दे, ये लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। और आपने देखा कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस मुनीर ने उसको पे मोहर तस्दीक सब ने की 200 के केस में 1958 में, अयूब खान की गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट नहीं थी, ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, नजरिया ज़रूरत का उसने सहारा लिया।